Hello everyone, this is CA Keval Mota and I welcome you all to my YouTube channel. And in this video, that is exemptions part number 3, we are going to cover legal services, insurance services, okay, residential welfare associations services, okay, ये सब अपन यहाँ पर cover करने वाले हैं. Legal services is the most critical area where students face difficulty. यहाँ पर बहुत सारा difficulty होता है, okay. क्या एग्जेम्पशन है, क्या टैक्सेबिलिटी है, आरसीएम है कि एफसीएम है, क्या है, पूरा का पूरा अपन यहाँ पर समझेंगे. चलो स्टार्ट करें. ओके, तो लीगल सर्विस का पहले तो आप मुझे मीनिंग बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल सर्विस? लीगल सर्विस मींस रिप्रेजेंटेशनल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज बाय एडवोकेट, ओके, एडवोकेट, पार्टनरशिप, फर्म ऑफ एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट और ट्राइब्यूनल, दैट इज आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. ओके, तो यहाँ पर जो भी लीगल सर्विसेज हैं, जो कोई भी सप्लायर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, they are exempt subject to few conditions. Okay, let us check. मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है यहाँ पर, नोटिफिकेशन नंबर 12 एंड 13 उसको साथ में रीड करके ये चार्ट बनाओ. ओके, आरसीएम का जो भी पॉइंट आएगा that I will be discussing at an appropriate time. ये जो टेबल है, स्पेसिफिक टेबल, इट इज फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 12. अब आप लोग हॉरिजॉन्टल मैनर में यहाँ पर देख रहे हो कि सप्लायर्स कौन है. यहाँ पर वर्टिकल में लिखा हुआ है रिसिपिएंट कौन है. ठीक है, so these all are the recipients and these all are the suppliers. Okay, जो क्रॉस मारा है, क्रॉस का मतलब इट इज नॉट टैक्सेबल, क्रॉस मतलब एग्जेम्प्ट. क्लियर है? जहां पर भी क्रॉस नहीं है वहां पर अपन डिस्कशन करेंगे. क्लियर? चलो, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. ठीक है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने अगर लीगल सर्विसेज दिया अदर देन बिजनेस एंटिटी को, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल. ठीक है, मान के चलो मेरा डाइवोर्स का केस है. डाइवोर्स का केस है मतलब मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूँ, आई एम अ इंडिविजुअल जिसको ये सर्विसेज चाहिए. तो यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर ऐसा सर्विसेज दिया देन इट इज एग्जेम्प्ट, इट इज नॉट टैक्सेबल. समझा? तो बिजनेस एंटिटी छोड़ करके दूसरा कोई पर्सन से इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज अगर सर्विसेज ले रहा है देन इट इज नॉट टैक्सेबल. आई होप इट इज क्लियर. समझा? other than business entity is exempt in all the three cases, but wait, I am referring the only arbitral tribunal. ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ arbitral tribunal देख रहे हैं. So arbitral tribunal providing services to other than business entity is exempt. Is that clear? आगे बढ़ते हैं. Arbitral tribunal providing services to such business entity which is having turnover less than such amount in preceding financial year as it makes them eligible for exemption in current financial year. In short, किसी बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है. ओके, थ्रेशोल्ड से कम है. अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दिया देन इट इज एग्जेम्प्ट. समझ में आई बात? समझा? ओके, अब यहां पर ध्यान देना, अभी नोटिफिकेशन 13 की बात कर रहा हूं. तो एग्जेम्पशन किसको मिला? ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख वॉटेवर उससे कम था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में, उसको एग्जेम्पशन है. कौन सी सर्विस लेने पर एग्जेम्पशन है? लीगल सर्विस. ओके, सो अगर कोई एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख से ज्यादा है, ओके, तो उनके लिए टैक्सेबल है. समझा? अब टैक्सेबल होने के बाद हमें क्या समझना होगा? इसका चार्ज कैसे फिक्स करें? गवर्नमेंट तक जीएसटी कौन पहुंचाएगा? क्या सप्लायर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहुंचाएगा या बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम पहुंचाएगा? आंसर इज बिजनेस एंटिटी वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017. समझा? ओके, अब नोटिफिकेशन नंबर 13 में स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में सिर्फ एक ही लाइन लिखा हुआ है. क्या लिखा है? एनी बिजनेस एंटिटी. क्या लिखा हुआ है? एनी बिजनेस एंटिटी. वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि एनी बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन रुपीज सच अमाउंट एज इट मेक्स देम इनएलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन. ऐसा नहीं लिखा. ऐसा लिखने की जरूरत थी क्या? सुना ध्यान से, कैसे पढ़ना है नोटिफिकेशन वो समझो. जब नोटिफिकेशन नंबर 12 is providing exemption to such business entities having less than some threshold turnover. Okay, so in short, taxability is directly on such business entities having turnover more than such limit.
ओके, तो यहाँ पर एनी बिजनेस एंटिटी का मीनिंग क्या बनता है? ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर ऑब्वियसली 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख से ज्यादा है, समझा? तो यहाँ पर आरसीएम में टैक्सेबल है इफ इट इज अदर देन दिस बिजनेस एंटिटीज। सो आरसीएम लगेगा, किसके ऊपर लगेगा? वो बिजनेस एंटिटी पर जो सर्विस ले रही है। आई होप इट इज क्लियर, समझा? नेक्स्ट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सीजी, एसजी, यूटी, एलए और गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट कंपनी, देन इट इज एग्जेम्प्ट। समझ में आया बात? ओके, देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पार्टनरशिप फर्म, हो सकता है कभी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑलवेज प्रोवाइड सर्विसेज टू पेटिशनर, लिटिगेंट, एप्लीकेंट। ओके, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब क्या? एक कोर्ट है, वहां पर पेटिशन होएगा ना, मतलब एप्लीकेंट आएंगे, लड़ेंगे। तो यहाँ पर सर्विसेज किसको दी जा रही है? दोनों पार्टीज को। लॉयर इज नॉट टेकिंग सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट एप्लीकेबल, समझा? ओके, सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पॉइंट इज क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट, it is partnership firm or individual advocate but other than senior advocate। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कवर्ड नहीं है। ओके, तो सीनियर एडवोकेट अपन बाद में देखेंगे। अब बात करेंगे अदर देन सीनियर एडवोकेट की। अगर उन्होंने किसी भी पर्सन को सर्विस दिया हु इज नॉट अ बिजनेस एंटिटी, हु इज नॉट अ बिजनेस एंटिटी, से एग्जांपल फैमिली डिस्प्यूट के लिए मैंने किसी लॉयर का सर्विस लिया, नॉट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, नाउ आई एम एट अ लॉयर, सेकंड पॉइंट पर हूं। ओके, सो मैंने किसी लॉयर का सर्विस लिया, इंडिविजुअल है या तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म है, इट इज एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ बिजनेस एंटिटी, मतलब मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूँ। मैंने जो भी सर्विस लिया है, ठीक है, जो भी फैमिली डिस्प्यूट का लिया, आई एम नॉट अ बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पर जो भी सर्विस उस लॉयर ने मुझे दिया, इट इज एग्जेम्प्ट। क्लियर बात? ओके, नेक्स्ट, बिजनेस एंटिटी हैविंग सच टर्नओवर लेस देन सच अमाउंट एज इट मेक्स देम इन एज इट मेक्स देम एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन करंट फाइनेंशियल। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, ठीक है, इन सब लिमिट से कम था, उस बिजनेस एंटिटी को इस लॉयर ने सर्विस दी। ओके, उस बिजनेस एंटिटी को इस लॉयर ने सर्विस दिया जिसका टर्नओवर कम था, देन इट इज एग्जेम्प्ट। समझ में आई बात? देन इट इज एग्जेम्प्ट। क्लियर? और अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका टर्नओवर इट इज मोर देन सच अमाउंट दैट मेक्स देम ineligible for exemption in current financial year from registration, then such services are taxable under reverse charge as per entry number 3। समझ में आई बात? ओके, सो यहाँ पर आरसीएम लगेगा अगर ये टर्नओवर मोर देन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख के रख रहा हूँ आरसीएम, ये आरसीएम इसको भी एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट, अगर पार्टनरशिप फॉर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट उसने सर्विसेज दिया है किसी पार्टनरशिप फॉर्म को या किसी इंडिविजुअल एडवोकेट को, देन एग्जेम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड। मतलब मान के चलो मैं लॉयर हूँ, आप भी लॉयर हो, मैंने आपको सर्विस दिया, आपने मुझे सर्विस दिया, ठीक है। मैं सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए, आई एम अ लॉयर अदर देन सीनियर एडवोकेट, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस एंड यू आर पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट और एनीवन, एनीवन मतलब लॉयर्स में, देन सच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मी टू यू वुड बी एग्जेम्प्ट। इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं सीनियर एडवोकेट की ओर। सीनियर एडवोकेट, अब सीनियर एडवोकेट को अलग रखा है, ठीक है। सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज to a person who is other than business entity, okay, to a person who is other than business entity, then such service is exempt, then such service is exempt। समझा? फैमिली डिस्प्यूट के लिए किसी सीनियर एडवोकेट को हायर किया मैंने, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट टू मी इज exempt। समझा? नेक्स्ट, business entity having turnover of less than threshold in preceding financial year as it makes them eligible for exemption in current financial year registration, then it is exempt। क्लियर? अगर कोई बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर ज्यादा था, देन इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। यहां पर भी रिवर्स चार्ज आएगा। ओके, इफ द एंटिटीज टर्नओवर इज मोर। नेक्स्ट, सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सीजी, एसजी, यूटी, एलए, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट कंपनी, देन ऑल्सो इट इज एक्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इतना ही लिखा है, ठीक है, इतना ही लिखा है। इट मीन्स सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एडवोकेट्स। इंडिविजुअल एडवोकेट्स, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा।
जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स देर इज नो एग्जेम्पशन व्हेन सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट। समझा? कोई एग्जेम्पशन नहीं। तो यहां तक अपना दिमाग क्लियर हो गया कि टैक्सेबल। यहां तक अपना दिमाग क्लियर हो गया, टैक्सेबल है। ओके, अब टैक्सेबल है, लेकिन क्या आरसीएम में है या एफसीएम में है, वो समझना होगा। ठीक है, अब यहां पर टैक्सेबिलिटी की तो कुछ बात ही नहीं की, मतलब एग्जेम्पशन की बात नहीं की, एग्जेम्पशन की बात नहीं की, मतलब ये नेगेटिवली अपन बोले तो इट इज टैक्सेबल। ओके, अब बात करते हैं बिजनेस एंटिटी के डेफिनेशन की, जो नोटिफिकेशन नंबर 12 में भी दिया है, 13 में भी दिया है, एंड दोनों में अलग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग। बिजनेस एंटिटी का जो डेफिनेशन है वो नोटिफिकेशन 12 में भी है, ओके, एंड नोटिफिकेशन 13 में भी है, दोनों में ही, और दोनों में अलग भी है। ठीक है, नोटिफिकेशन 12 का डेफिनेशन क्या बोलता है, जिसमें ये तीन चीजें लिखी थी ना, एग्जेम्पशन, ये तीन चीजें लिखी है, वहां पर नीचे एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन जो कहता है एनी एंटिटी हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस इज अ बिजनेस एंटिटी। वापस एक बार, एनी एंटिटी हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस इज अ बिजनेस एंटिटी। सो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ लॉयर्स और इंडिविजुअल एडवोकेट्स, they are carrying on business. So as per notification number 12/2017, these partnership firms or individual advocates would be covered under the definition of business entity. तो यहां पर जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये कहां पर कवर हो गई अभी? ये कवर हो गई यहां पर पॉइंट नंबर 2 में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। समझा? बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन हमने क्या बोला? एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। So since partnership firm is carrying on business, okay, so this partnership firm is included in the definition of business entity for the purpose of senior advocate. So senior advocate अगर किसी पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, एंड उस पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट का टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख या फिर 40 लाख तो हो ही नहीं सकता, सर्विस है, तो यहाँ पर उसका लिमिट अगर 20 लाख 10 लाख से कम है, देन इट इज एग्जेम्प्ट, देन इट इज एग्जेम्प्ट। समझ में आई बात? सो सीनियर एडवोकेट providing services to partnership firm whose aggregate turnover is less than 20 lakhs or 10 lakh, the services provided by senior advocate to this partnership firm or individual advocate, it is exempt. समझा? और अगर अगर पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट इसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, देन सच सर्विस वुड बी टैक्सेबल। समझी बात? सो सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पार्टनरशिप फर्म हैविंग टर्नओवर more than such amount which makes them ineligible for exemption from registration, then it is taxable. अब टैक्सेबिलिटी समझ में आ गई। अब बात करते हैं चार्ज की, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज इज अ रेसिड्यूअरी प्रोविजन, whereas रिवर्स चार्ज इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन। ठीक है, तो पहले हम स्पेसिफिक चेक करेंगे, अगर स्पेसिफिक में नहीं बैठता है तो फॉरवर्ड चार्ज। लेट अस चेक द स्पेसिफिक सर्विस, स्पेसिफिक एंट्री। अब आरसीएम का जो नोटिफिकेशन है उसमें अपने को जाना पड़ेगा, चलते आरसीएम के नोटिफिकेशन में, वहां पर बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलो, वहां पर बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन क्या, देखो, बिजनेस एंटिटी मींस अ पर्सन हु इज टेकिंग लीगल सर्विसेज एज अ एप्लीकेंट, लिटिगेंट और पेटिशनर। एप्लीकेंट, लिटिगेंट और पेटिशनर। ठीक है, मतलब जो पार्टीज हैं टू द केस, इफ दे आर अवेलिंग सर्विसेज, दे वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसी। ओके, पर अगर लॉयर है, अगर लॉयर इज टेकिंग सर्विसेज, ओके, फॉर इट्स क्लाइंट, and this lawyer's turnover is more than rupees 20 lakhs, okay, तो यहां पर क्या आरसीएम आएगा? सोचो, ध्यान से सोचो। अभी मैंने क्या कहा? सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया पार्टनरशिप फर्म को जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, ओके, तो क्या यहां पर आरसीएम आएगा? आरसीएम आने के लिए नोटिफिकेशन नंबर 13 के जो बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 का बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन, ओके, वो क्या बोलता है? एप्लीकेंट, लिटिगेंट और पिटिशनर। मतलब जो पार्टीज है केस की, उनको टैक्स पे करना है आरसीएम।
ठीक है, मतलब इन माय ओपिनियन दिस पार्टनरशिप फॉर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट्स आर नॉट applicant, litigant or petitioner as per notification number 13. They are not the parties to the case. They are not the parties to the case. Okay, वो लोग पार्टी नहीं है. ओके, माना कि वो सर्विस दे रहे हैं लेकिन वो पार्टी नहीं है. ओके, तो यहाँ पर टैक्सेबल तो है, टैक्सेबल तो था ना, क्योंकि हमने देखा बिजनेस एंटिटी नोटिफिकेशन 12 का डेफिनेशन. उन्होंने क्या कहा, सेकंड में आ जाओ क्योंकि बिजनेस एंटिटी है एनीवन कैरिंग ऑन बिजनेस. सो हमने 4 को 2 में डाल दी. तो यहाँ से टैक्सेबिलिटी मिली 20 लाख से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए. 20 लाख से कम है तो कुछ बात ही नहीं करनी है, एग्जेम्प्ट. 20 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल है. अब हमने बात की फॉरवर्ड चार्ज या तो फिर रिवर्स चार्ज की. रिवर्स चार्ज की बात की. रिवर्स चार्ज में आने के लिए रिसिपिएंट शुड बी, दैट इज बिजनेस एंटिटी शुड बी applicant, litigant or petitioner. Since partnership firm or individual advocate is not an applicant nor litigant or petitioner, in this case RCM would not be applicable. Okay, so senior advocate providing services to such partnership firm or individual advocate whose aggregate turnover is more than such amount which makes them ineligible for exemption from registration in current financial year, the tax shall be payable by senior advocate under forward charge. Senior advocate under forward charge. समझ में आया? क्योंकि आरसीएम में इसके लिए कोई जगह नहीं है. आरसीएम में किसके लिए जगह थी? एप्लीकेंट, लिटिगेंट, पिटिशनर, मतलब बिजनेस एंटिटीज जो होती है जो केस लड़ रही है. ओके, दिस वर्सेस दिस. सो इन दोनों ने अगर सर्विस लिया तो आरसीएम. सर्विस यहाँ पर ये दोनों ले ही नहीं रहे, सर्विस पार्टनरशिप फॉर्म दे रहा है. तो आरसीएम से पार्टनरशिप फॉर्म बाहर, मतलब रेसिडियरी में चला गया, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू partnership firm having turnover more than 20 lakh 10 lakh, then RCM would not be applicable. फॉरवर्ड चार्ज में सीनियर एडवोकेट पे करेगा. क्लियर है? एक बार रफ में यहाँ पर मैं चार्ट बना के दे देता हूँ आपको. सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट, ठीक है, हैविंग टर्नओवर लेस देन, थ्रेशोल्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, थ्रेशोल्ड, इट इज एग्जेम्प्ट. ठीक है, अगर टर्नओवर ज्यादा है, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख 10 लाख. ओके, लेकिन इन दैट केस हम चेक करेंगे. हम क्या चेक करना है हमको, मतलब टैक्सेबिलिटी तो है ही है. ओके, चेक क्या करना है, फॉरवर्ड चार्ज है कि आरसीएम. तो यहाँ पर आरसीएम का नोटिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज वहां पर बिजनेस एंटिटी कुछ अलग बोलती. अगर वहां पर ऐसा लिखा होता बिजनेस एंटिटी कैरिंग ऑन बिजनेस, तो यहाँ पर हम आरसीएम बोल देते हैं. पर यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर लिटिगेंट, एप्लीकेंट, पिटिशनर ऐसा स्पेसिफिकली लिखा. ठीक है, अगर यही डेफिनेशन वहां पर आ जाती ना नोटिफिकेशन 13 में, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म और फॉर्म ऑफ दैट इज इंडिविजुअल एडवोकेट वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसी. ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा नोटिफिकेशन 13 में. इसके लिए फॉरवर्ड चार्ज में सीनियर एडवोकेट वुड बी लायबल टू पे टैक्स. इज दैट क्लियर? दिस इज माय ओपिनियन. डन. अपना लीगल सर्विस बहुत अच्छे से हो चुका है. ठीक है, सो लीगल सर्विस इज क्लोज्ड. यहाँ पर वही सब लिखा है, ये रीड कर सकते हैं आप. आई थिंक आई गिव माय बेस्ट एक्सप्लेनेशन. किस तरीके से आपको पढ़ना है समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority under Pension Fund Regulatory Development Authority Act 2013. अगर नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर इंश्योरेंस सर्विस मिल रही है देन इट इज एग्जेम्प्ट. ओके, अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर इन लोगों ने सर्विस लिया है अंडर अ ग्रुप इंश्योरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देन इट इज एग्जेम्प्ट. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय सीजी, सॉरी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मतलब पुलिस का जो भी फोर्सेस है. ओके, अगर उन्होंने सर्विस दिया है, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस के अंडर टू पुलिसमैन देन दे आर एग्जेम्प्ट. ओके, नेक्स्ट इज कोस्टल गार्ड अंडर नेवल ग्रुप, इट इज आल्सो एग्जेम्प्ट. देन वेरियस स्कीम्स, जनश्री बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय आईआरडी हैविंग मैक्सिमम कवर ऑफ 2 लाख आर एग्जेम्प्ट. मतलब अगर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस है तो मैक्सिमम कवर 2 लाख तक ही एग्जेम्प्ट. ओके, उसके ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल. पीएम जीवन बीमा योजना, ठीक है, जहां पर भी पीएम आया, सेंट्रल गवर्नमेंट आया, उसमें एग्जेम्पशन आपको करना ही, याद रख लेना.
नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है पर यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर किया मैंने। हट और कैटल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर बंगला शस्य बीमा योजना, ओके, आर एग्जेम्प्ट। नोट री इंश्योरेंस ऑफ अबव इज आल्सो एग्जेम्प्ट। अगर ये इंश्योरेंस री इंश्योरेंस हुआ है, मतलब समझो ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसने री इंश्योरेंस का सर्विस प्रोवाइड किया, मतलब मैं, मेरे को काम मिला था, मैंने बोला कि ये लो मैं री इंश्योर करता हूँ मेरा रिस्क, तो मैंने अपना रिस्क कम कर दिया, तो यहाँ पर री इंश्योरेंस सर्विसेज इज आल्सो एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज लीजिंग सर्विसेज, long term lease that is more than 30 years where charges are payable as upfront amount if it is exempt if it is provided by state government, industrial development or entity having more than 20% of CGSGUT। मतलब अगर MIDC है, ठीक है, MIDC ने लॉन्ग टर्म लीज का सर्विस दिया और ऐसी एंटिटी ने दिया जिसमें 20% स्टेक CGSGUT का है या मिला करके है, एंड सच leasing services, long-term lease services is provided to industrial units or developers in any industrial or financial business. Okay. Even if upfront amount is paid in installment, it is exempt. ठीक है, upfront amount पे करना है पर वो upfront पे करने के लिए भी installment system है, then also it is exempt. Exemptions by IAM ये तो मैंने आपको बता दिया था। Next, artist services. Okay. आर्टिस्ट मतलब यहाँ पर डांस वगैरह की बात हो रही है। सर्विसेज परफॉर्म बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म। ओके, मतलब भरतनाट्यम, विशाख जो भी है ना, एक एक डांस फॉर्म है, विशाखर करके नाम है कुछ शायद से, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक और डांस और थिएटर इफ कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर सच परफॉर्मेंस इज अप टू ₹1,50,000। मतलब यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहा है ना, उसको अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख तक मिलेगा, then such consideration is exempt in the hands of artist। क्लियर है? और अगर ब्रांड एम्बेसडर को पैसा मिला, ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? जो किसी ब्रांड को प्रमोट करता है, जैसे गुजरात टूरिज्म को कौन प्रमोट कर रहा है? अमिताभ बच्चन सर। ओके, सो अमिताभ बच्चन सर को अगर पैसा मिला, even if it is less than 1,50,000, it is taxable। समझा? This exemption shall not be applicable to services provided by such artist as a brand ambassador। अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप सर्विस दे रहे हो, देन इट वुड बी टैक्सेबल। क्लियर? अगर आप एज अ परफॉर्मर दे रहे हो, देन ओनली इट विल बी एग्जेम्प्ट। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट इज एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, ओके, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। ओके, मतलब अगर अगर एंट्री फी चार्ज किया आपसे, ओके, कहां पर एंट्री करने का? म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व और जू, देन इट इज एग्जेम्प्ट। नेशनल पार्क कौन सा है? संजय गांधी नेशनल पार्क, यू नो दैट, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू protected monument so declared under ancient monuments and archaeological sites and remains act 1950। मतलब एकदम पुराना सा मॉन्यूमेंट है, उसको देखने के लिए आपको एंट्री फीस भरना पड़ रहा है, सो दैट एंट्री फीस वुड बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन, मतलब एंट्री फीस अगेन टू सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, musical performance or any other sporting event other than recognized sporting event। okay, recognized sporting event होना चाहिए, where recognized sporting event and प्लेनेटेरियम। अब ये प्लेनेटेरियम है वो बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, जब जीएसटी आया था तब प्लेनेटेरियम नहीं था, प्लेनेटेरियम बाद में ऐड हुआ, तो यहाँ पर अदर देन रिकॉग्नाइज था एंड यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी आ गया। ओके, सो कभी भी आपको एडमिशन टू इवेंट के लिए चार्जेस देना पड़ता है, एंट्री फीस, सच एंट्री फीस वुड बी एग्जेम्प्ट इफ इट इज not more than if it is not more than 500 per person। पर पर्सन 500 से कम है या 500 है, then it is exempt। if it is more than 500 then it will be taxable। पूरा का पूरा taxable है। next, services by in unincorporated body or not for profit organization। okay, services by unincorporated body or NPO registered under any law for timing in force to its members by way of reimbursement of charges और share of contribution। ठीक है, मतलब अगर अपने ही मेंबर्स को आप लोग कुछ रीइंबर्समेंट कर रहे हो, ओके, उसमें अपने को एग्जिम्पशन है, ठीक है, एज अ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट, फॉर प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एन एक्टिविटी विच इज एग्जाम फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। ठीक है,
मतलब अगर एक्टिविटी जो मेंबर ने कैरी आउट किया वो ही एग्जाम था, तो जो उसको रीइंबर्समेंट मिल रहा है दैट विल आल्सो बी एग्जाम्ड। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, up to an amount of 7,500, up to an amount of 7,500 per month per member for sourcing of any goods or services from third person for common use of its members in a housing society or residential complex. Now here there was one clarification given by CBIC, एक बार रीड करते हैं वो। अब ये क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है सुनना ध्यान से। अगर आपका कोई हाउसिंग सोसाइटी, ओके, यहाँ पर मेंबर का जो मेंटेनेंस चार्जेस है, if that maintenance charges are more than 7,500 and total of such maintenance charges collected is more than rupees 20 lakhs, then only such maintenance charges would be taxable to the full extent. Okay, example, अगर मान के चलो आपके सोसाइटी में चार्जेस मेंटेनेंस है 8,000 रुपीज, ओके, 8,000 रुपीज पर मंथ पर मेंबर, पर मंथ पर मेंबर, ओके, फॉर ईच फ्लैट 8,000 रुपीज, एंड पूरा सब लोग से कलेक्ट करने के बाद वो अमाउंट जो बनती है टोटल वो भी 20 लाख से ज्यादा, देन इन दैट केस फुल 8,000 वुड बी टैक्सेबल। समझा? एंड अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। एग्जांपल, अगर आपका 8,000 है, ओके, पर टोटल मिलाकर के 20 लाख या 10 लाख से कम है देन इट इज एग्जेम्प्ट। अगर आपका 6,000 है, दैट इज लेस देन 7,500, पर टोटल मिलाकर के 20 लाख से ऊपर कलेक्शन हो रहा है देन ऑल्सो इट इज एग्जेम्प्ट। ओके, एंड अगर 20 लाख से भी कम हो रहा है एंड आपका 6,000 रुपया था, वो देन तो एग्जेम्प्ट है ही है। समझा? सो याद क्या रखना है आपको, अगर 7,500 के ऊपर है एंड सबका कलेक्शन मिलाकर के 20 लाख से भी ऊपर गया देन इट इज कॉल्ड एज एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 lakhs, देन इट विल बी टैक्सेबल। एंड टैक्सेबल भी कैसे? पूरा का पूरा टैक्सेबल, नॉट जस्ट इन एक्सेस ऑफ 7,500। नेक्स्ट, ITC on inputs or input services and capital goods. Residential welfare associations are entitled to take ITC of GST paid by them on capital goods. ओके, अगर जनरेटर वगैरह खरीदा आपके सोसाइटी ने उसका ITC उनको दिया जाएगा। ठीक है, जो भी गुड्स खरीदा, नल खरीदे, पाइप खरीदे, सैनिटरी वेयर्स खरीदे, तो वो सारी चीजें का ITC मिलेगा। ओके, एंड इनपुट सर्विसेज सच एज रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज, ओके, तो जो भी रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज ली उसका ITC मिलेगा, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है। ओके, कंडीशन क्या है? GST में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ओके, एंड चार्जेस आपका 7,500 से ज्यादा होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो तो हम आपको ITC देंगे, अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो तो हम आपको ITC नहीं देंगे, और अगर आप टैक्सेबल सप्लाई भी करते हो, एग्जाम सप्लाई भी करते हो, तो हम आपको रूल 42 के हिसाब से या तो फिर कैपिटल गुड्स है तो रूल 43 के हिसाब से रिवर्सल करवाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, वही लिखा हुआ है, शैल बी लायबल टू रिवर्स ITC एज पर सेक्शन 17। तो एग्जाम सप्लाई भी है, टैक्सेबल भी है, देन सेक्शन 17 रूल 42 वुड बी एप्लीकेबल। मान के चलो एक घर का मेंटेनेंस है 8,000, एक घर का मेंटेनेंस है 6,000। ओके, सो इन दिस केस ये वाला एग्जाम्प्ट रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा, तो यहाँ पर टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट। सो इन दिस केस रूल नंबर 42 वुड बी एप्लीकेबल for inputs and input services reversal, and for capital goods reversal rule number 43 would be applicable. ठीक है, so this is the end of part number 3. Thank you so much, stay tuned, bye bye.